और आइए अब इस वक्त सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे न्यूज मेकर हैं एमएनएस के नेता और एक तरह से महाराष्ट्र के एक्स फैक्टर इस लोकसभा इलेक्शन में राज ठाकरे। राज ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 और CNN IBN से बात करने के लिए। पहला सवाल जो है, क्या यह सही है कि इस चुनाव में आपका मेन टारगेट कौन है? क्या आपका मेन टारगेट शिवसेना है या आपका मेन टारगेट है कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या है आपका मेन उद्देश्य इस इलेक्शन में? राजीव, मेरा इस इलेक्शन का पहला और आखिरी उद्देश्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे देखना। कुछ है? सॉरी, नहीं, अगर आप उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो फिर आप शिवसेना के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? मैं शिवसेना और किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। मैं 10 जगहों पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूं। अभी ये एनडीए 10 में से आपने 10 सीट लगाए, उसमें से 8 जो आपके कैंडिडेट हैं वो शिवसेना के खिलाफ हैं। तो हो सकते हैं, तो मैं अगर खड़े करने होते मुझे तो मैं 22 जगह पे खड़ा कर देता। आप शिवसेना को नुकसान दिलाना चाहते हैं? नहीं, ऐसे आपको लगता है, ऐसे आपको लगता है। मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी पार्टी है जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और उसमें मेरे सामने जो मेरा टारगेट है वो मोदी जी को PM बनाना और कांग्रेस को हराना। लेकिन अगर आपको मोदी जी को PM बनाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीट्स NDA को दिलाने चाहिए। क्यों? तो ही मोदी जी बन सकते हैं। अरे क्यों बन सकते हैं? उसको छोड़कर आप शिवसेना को हराना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, ये आपका परसेप्शन है। आप बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट शिवसेना के खिलाफ लगा रहे हैं ताकि एक तरह से शिवसेना का वोट घटे। मुझे लगता है और कि उसमें कांग्रेस निकल आएगी। मुझे लगता है कि इस बात का मैंने आज तक बहुत बार जवाब दिया है, इन सारी चीजों का। मैंने किया है 2001 2009 के चुनाव में आपके कई कैंडिडेट्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खास करके शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए, मैं पीछे बैठता हूं। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए, हाँ, आप मेरी बात पहले सुन लो। मैं सुनूं? हाँ, कि ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी का इलेक्शन है। मैं किसी को हराने के लिए लड़ नहीं रहा हूं, मैं किसी को जिताने के लिए लड़ रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं कि वोट बढ़ते हैं या कुछ होता है, जब इनके कैंडिडेट जब चुन के आते हैं तब नहीं बढ़ते, जब हारते हैं तब बढ़ते हैं। ये उनका कैंपेन है, उस कैंपेन के सवाल आप मुझे मत पूछो। राज, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। हाँ। 2009 के चुनाव में हर बंबई सीट में, मुंबई के सीट में आपके जो कैंडिडेट्स थे उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो शिवसेना की जो हार की जो मार्जिन थी पहली बात करीब 20,000, 30,000, 40,000। अगर आप कैंडिडेट नहीं रखते तो शिवसेना शायद जीत जाती। तो आपको उनको बोलना चाहिए कि इलेक्शन मत लड़ो। मेरा सिंपल सवाल है, क्या इस चुनाव में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्या आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या शिवसेना को कमजोर देखना चाहते हैं? मैं आप वो अर्नब की तरह बात मत करो। मैं बोल रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, बने हुए देखना चाहता हूं। दैट्स इट। तो वही मैं पूछ रहा हूं, अगर आप तो फिर आप NDA में शामिल क्यों नहीं होते? जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने तो यही कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज ठाकरे अगर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो या तो वो मर्ज करे शिवसेना के साथ, या तो शिवसेना BJP RPI अलायंस में आप शामिल हो जाए। इसके लिए उनके नेता जो नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे मुझे आके मिलके गए। मर्जर के लिए? मर्जर नहीं होता, अलायंस के लिए। मर्जर क्या होता है? शिवसेना के साथ आप जुड़ जाइए। क्यों? तो आप क्या चाहते थे? गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी आपसे मिले। उस गुप्त मीटिंग में उन्होंने आपसे कहा कि अलायंस बनाइए हमारे साथ। उसके बाद शिवसेना ने ऑब्जेक्शन लिया और अलायंस नहीं बन सका। एक मिनट, उन्होंने मेरे साथ जो बात की जी, उनको सिर्फ मैंने इतना ही सवाल पूछा कि अगर आप जो बोल रहे हैं कि एक साथ आने का, ठीक है, कैसे? जिसका आंसर उनके पास नहीं था। तो आप तैयार थे? बात तो करो। देखिए, बात हो सकती है।
बात तो कोई भी कर सकता है। 7-8 महीने पहले मुझे नितिन जी यहाँ पे घर पे मिले थे, जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बात की थी इसी चीज की कि हम साथ में आएंगे तो अच्छा रहेगा वगैरह। मैं बोला ठीक है, कैसे सीट शेयरिंग कैसे होगा? तो बोले मैं पूछ के बात करता हूं। उसके बीच में 6-7 महीने निकल गए। फिर गोपीनाथ मुंडे जी के फोन आने लगे, मिलना है, बात करनी है। मैं बोला चलो मिलते हैं, बात करते हैं। वापिस उन्होंने वही शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अलायंस करते हैं। मैं बोला ठीक है, कैसे? बोले पूछ के बात करता हूं। अब ये पूछ के बात करता हूं तो मुझे नहीं मालूम वो किसके साथ पूछ के बात करने वाले थे, क्योंकि अब तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमें अनसोलिसिटेड सपोर्ट राज ठाकरे की जरूरत नहीं है, अगर राज ठाकरे को समर्थन देना है। मेरी बात सुन लो आप जी। पहली बात यह है कि मेरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं है, मेरा सपोर्ट मोदी जी को है। पर वो एक ही है, वो एक नहीं है। फर्क क्या है? देखिए उनको भी आज मोदी जी की ही जरूरत है। भाजपा की सरकार लाओ नहीं बोल रहे हैं, मोदी सरकार लाओ बोल रहे हैं। वो राजनाथ सिंह की सरकार लाओ नहीं बोल रहे हैं, वो कमल की सरकार लाओ नहीं बोल रहे हैं, वो मोदी की सरकार लाओ बोल रहे हैं। मैंने जो उस आदमी में देखा, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में काम किया है, मैं जब टूर पे गया था वहां पे, वो जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपने स्टेट के ऊपर ध्यान दिया है उन्होंने, मुझे लगता है कि इस तरह का आदमी अगर देश में आ जाए तो अच्छा रहेगा। आपके भी कुछ कैंडिडेट्स अपने होर्डिंग्स पे मोदी की तस्वीर लगाते हैं। एक ने बेवकूफी की थी जो यवतमाल में था, जिसको इमीडिएटली निकालने के लिए बोल दिया। बाकी जो कैंडिडेट, यानी सबको मोदी की जरूरत पड़ रही है। बात राज ठाकरे भी मोदी के नाम पे एक तरह से कह रहे हैं मैं चाहता हूं मोदी प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे चाहते हैं देखिए मोदी प्रधानमंत्री बने। जब भाजपा के मन में भी नहीं था, जब पॉलिटिकल सिनारियो पे भी प्रधानमंत्री के नाम पे नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था, तब 2011 में राज ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। आपको मालूम होगा मैंने गुजरात में ये कहा था मैंने। और उसके बाद जब मैं वो देख के आया, वो सारी चीजें मैं देखने के बाद जब मैं महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में आने के बाद बहुत सारे ऐसे मेरी सभाएं हुई, जो रैलीज हुई, जिसमें मैंने वो उदाहरण दिए वहां के डेवलपमेंट के। यानी आपको लगता है, आप एक तरह बात करते हैं महाराष्ट्र अस्मिता की, आज आप कह रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र के आगे निकल गया। नहीं, ये कब मैंने कहा? नहीं, एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप गुजरात गए, आपने गुजरात मॉडल देखी। एक तरह से नहीं। पहली बात तो यह है कि इंडस्ट्री हो या बाकी सारी चीजें हो, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। ये मैंने गुजरात में भी कहा था, जिसका फुटेज मेरे पास है जी। एक पूरी बात सुन लो, हाथ नीचे करो। पहली बात तो यह है कि मैंने महाराष्ट्र आज 1 नंबर पे है, लेकिन जिस तरह से एक आदमी को अपनी स्टेट की तरफ ध्यान देना चाहिए, आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या बाकी लोग हो, महाराष्ट्र को उस नजरिए से देख नहीं रहे। आज महाराष्ट्र में जो आने वाली इंडस्ट्री है, जो बाहर जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र की जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं थोड़ा इस डिस्कशन को एक अलग तरह लेता हूं। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी आपसे फॉर्मली सपोर्ट इस समय नहीं चाहता, कोई राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि आपका जो स्टैंड है वो एंटी नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ आपका स्टैंड है। इसलिए न राजनाथ सिंह आपका सपोर्ट चाहते हैं, न कोई भी राष्ट्रीय पार्टी। भाजपा आपके साथ इस समय क्यों नहीं अलायंस कर सकती? क्योंकि अगर वो अलायंस करे तो उनके वोट बिहार और यूपी में घट जाएंगे, मुंबई में भी जो नॉर्थ इंडियन समुदाय है उनका वोट चला जाएगा, तो आप रह जाएंगे ना घर के ना घाट के। मैं क्योंकि मेरा क्या संबंध है? मैं तो गया नहीं था ना उनके पास। फोन करके वो मुझे मिलने के लिए आए थे ना, मैंने नहीं फोन करके बुलाया था उनको। लेकिन लोग डरते हैं कि राज ठाकरे के साथ अगर हम एक स्टेज पर बैठे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए वो आपसे गुप्त मीटिंग करते हैं, आपसे खुलेआम कोई मीटिंग आज नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वातावरण है। ये शायद आपके मन में होगा, और अगर ये सवाल पूछना है तो आप उनको जाके पूछिए, ये मैं जवाब नहीं दे सकता। जब मेरे साथ एक स्टेज शेयर करने के लिए जब अमिताभ बच्चन साहब आते हैं, या लता दीदी आती है, या सचिन तेंदुलकर आते हैं, उनको कभी नहीं लगता कि हमारे वहां के जो लोग हैं उनके वो अभी आज के बाद मेरा गाना नहीं। सचिन तेंदुलकर को यूपी और बिहार में वोट नहीं लेने हैं, लता मंगेशकर को यूपी और बिहार में वोट नहीं लेने हैं, अमिताभ बच्चन को यूपी और बिहार में वोट नहीं लेने हैं। सुनो मेरी बात, जिस पॉलिटिशियन को, एक मिनट, नेशनल लेवल पॉलिटिशियन को आपसे कुछ लेना देना, आपको वो लगता है ना, वो सिचुएशन नहीं है।
आप एंटी नॉर्थ इंडियन स्टैंड तो आपका वैसे का वैसा है। बिल्कुल, जो उस वक्त था, जो आज भी है, और मेरा कहना अभी तक मुझे लगता है आपको नहीं समझा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को समझा है कि मेरा स्टैंड क्या है। इसीलिए आपको वोट नहीं मिलती। मुंबई में आज 15 से 20% हिंदी भाषिक लोग हैं। यही वजह है कि मनसे की जो अपील है वो लिमिटेड रह गई है। राजीव, ये दिल्ली में बैठ के आपको नहीं समझेगा। आप पहले यहाँ पे ज्यादातर कुछ दिन निकालो। नहीं, उत्तर भारतीय आपको वोट देते हैं? देते हैं ना, बहुत कम देते हैं। अरे देते हैं ना, लेकिन आपका डर है उनमें। अरे डर की क्या बात है? आपने टैक्सी वालों को मारा है, आपने वड़ा पाव के जो स्टॉल जो उत्तर प्रदेश से कोई नहीं, आपको मुंबई में लगाता है उनको मारते हैं। पूछना क्या है? मेरा सिंपल सवाल यह है कि आज आपके साथ कोई राष्ट्रीय नेता खुलेआम आपके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते। तो ना करें। मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहां उनके पास जा रहा हूं कि मेरे साथ स्टेज पे आइए? पर इससे आपकी पार्टी बढ़ नहीं पाएगी, वहीं की वही रह जाएगी, छोटी पार्टी रह जाएगी। वो जो चीज है, एक वोट कटुआ पार्टी रह जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी जनता सबसे ज्यादा है, ये बाकी लोग बहुत कम है, इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं होता। आप आज कह रहे हैं कि मराठी जनता आपके साथ है, लेकिन मराठी जनता जो है, मराठी मानुस जो है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि आप और शिवसेना अलग अलग एक दूसरे पर टीका कर रहे हैं बार बार। मुझे लगता है राजदीप, आप जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना देखे। एक मिनट नहीं, मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल नहीं, पहले मराठी मानुस का वोट आज बढ़ रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए, और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना। चलिए बोलिए। ओके, बोलिए। कांग्रेस को वोट कौन दे रहा है महाराष्ट्र में? आप बताइए। मराठी लोग हैं। एनसीपी को वोट कौन दे रहा है? मराठी ही लोग हैं। बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? मराठी ही लोग हैं। शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआई, बाकी सारे लोगों को वोट कौन कर रहा है? मराठी ही लोग हैं। जब शिवसेना की बात आती है तभी वोट टूटते हैं। राज ठाकरे जब बाला साहेब जिंदा थे तब शिवसेना का वोट एकजुट था। आज वो वोट बढ़ गया है। हाँ, तो अरे कौन सा बढ़ गया है? जब बढ़ गया है, बाला साहब जब थे तब मैंने पार्टी निकाली है। हाँ, लेकिन जब बाला साहेब 1990 के, जब आप सब एक थे, जब मनसे नहीं थी, तब मराठी वोट जो था वो एक तरह से एकजुट था। ये बात से आप नकार नहीं सकते। बात हिंदुत्व की थी जी, बात मराठी की नहीं थी। पहले तो मराठी की हुआ करती थी, उसके बाद हिंदुत्व की हुई। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था राजीव? जब हिंदुत्व का स्टैंड लेने के बाद ही वोट मिले ना। मेरा ये कहना है। और देखो, और मराठी इस सब्जेक्ट के ऊपर, मराठी विषय के ऊपर मेरे 13 एमएलए चुन के आए हैं। पर केवल 13? एक मिनट, ये शुरुआत थी। 294 की असेंबली, बड़ी असेंबली है। एक मिनट, 288 मेंबर असेंबली में आपके सिर्फ 13 एमएलए आते हैं। करेक्ट ना? तो बाकी पार्टियों का इतिहास भी देख लो ना, उनके पहले 8 साल निकाल देखो, क्या है उनके पास? उनके पास पहले 8 साल में है क्या? और अगर ऐसी ही बात है ना राजदीप, अगर पॉलिटिक्स की बात है ना, तो पॉलिटिक्स चलो, तुम लोग सारे मिलकर एक चैनल क्यों नहीं निकालते? एक मिनट, नहीं, सारे एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो एक चैनल पे आ जाएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, ऐसे थोड़ी होता है राज ठाकरे। अरे सारी चीजें अगर एक ही करनी है ना, तो चलो एक ही पार्टी निकालते हैं, एक ही चैनल निकालते हैं, एक ही न्यूज़पेपर निकालते हैं। राज ठाकरे जी, आप मुझे ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी जो पार्टी है एक तरह से वहीं की वही रह गई है जहां आपने शुरू की, वो आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो लिमिटेड एजेंडा रहा है। आपको लगता है आने वाली विधानसभा देखो, या आने वाली ये अभी लोकसभा देख लो, आप लोकसभा में सीट जीत पाएंगे? देखो तो आप, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक वोट कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं? मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं। आपके कौन से लोगों को मिलते हैं? हाँ, बाहर नहीं निकलते आप? बिल्कुल नहीं, मैं बंबई में निकलता हूं, मैं और शहरों में निकलता हूं। कौन से लोग? नहीं, मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मनसे नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। अभी ठीक है। अभी बात ऐसी है कि लास्ट बीएमसी के इलेक्शन में आप रिजल्ट देख लो, मेरे वोट घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सीटें घट रही हैं या बढ़ रही हैं? जहां पे नासिक में मेरी 8 जगह थी,
8 सीटें आई थी, वहां पे आज 40 है। पुणे में जहां पे 7 जो थी, वहां पे आज 29 है। आप बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का अगर पहले 8 साल का इतिहास अगर देखेंगे और मेरा अगर 8 साल का इतिहास देखेंगे, उसमें ही आपको पता चलेगा। आप क्या चाहते हैं कि एक इमीडिएटली स्टार्ट करे और सारा पूरा राज्य हाथ में आ जाए? मैं इतना ही पूछ रहा देखो, हूं। आप लोगों ने जिस तरह से वो आप वालों को जो चढ़ाया ना, सब मीडिया, जो मीडिया ने जो एक पार्टी बनाई है ना आप लोगों ने, ये वैसे मुझे नहीं पार्टी बनानी है। और कुछ लोग कहते हैं एमएनएस भी मीडिया की पार्टी है। बिल्कुल नहीं, कौन सी, आप तो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। आप उनको जो जिस तरह से जो फूल हार चढ़ा चढ़ा के जो बढ़ाए ना, उन 49 डेज में वो खत्म हो गया। लेकिन ये बताइए, देखिए, आप लोग वहां पे दिल्ली में बैठ के क्या क्या करते हैं, ये क्या मुझे नहीं मालूम क्या? राज जी, ब्रेक के पहले मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, क्या आप जो एंटी नॉर्थ इंडियन एजेंडा आपका रहा है, एक आपकी छवि बन गई है, एक छवि बन गई है, आप लोगों ने जो बनाई है, आप कहते हैं हमने बनाई है, हमने किसी की दुकान तोड़ी नहीं, हमने बच्चों को मारा नहीं, ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता। आप सिर्फ उतना ही देखेंगे जिसका कारण नहीं देखेंगे। मैं आपको यही पूछ रहा हूं, क्या आप इस मुद्दे से दूर हटकर दूसरे मुद्दों पर जाने के लिए आप तैयार हैं कि वहीं की वही छवि में आप रहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं आपको एक अलग इंटरव्यू दूंगा जी, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ जी, ओके, क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको एक अलग इंटरव्यू दूंगा। आज अगर जो पूछना है आपको, मुझे लोकसभा इलेक्शन के बारे में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए यहां ब्रेक लेते हैं, लोकसभा इलेक्शन पर ही पूछेंगे। राज ठाकरे की क्या रोल रहेगी इस लोकसभा चुनाव में, और इसके बाद महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, वहां राज ठाकरे की क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल पूछेंगे छोटे ब्रेक के बाद। Welcome back, election newsmaker special interview. Welcome back to election newsmaker special. हमारे साथ हैं एमएनएस के नेता राज ठाकरे, जो लोकसभा इलेक्शन में शायद एक्स फैक्टर बन सकते हैं महाराष्ट्र में। राज ठाकरे जी, ये बताइए, एक दिक्कत है ठोकशाही की राजनीति से, कि आप जब भी अगर कोई भी मुद्दा उठाते हैं, टोल टैक्स का मुद्दा लीजिए, तो आप ठोकशाही पर उतर आते हैं, लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये ऐसा क्यों? अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, उसके साथ हिंसा क्यों जोड़ते हैं? राजीव, इसका थोड़ा जवाब लंबा है। पहली बात तो यह है कि मैं कोई पहले शुरुआत में हिंसा की बात नहीं होती या तोड़फोड़ की बात नहीं होती। हम लोग पहले बात जाके करते हैं, पहले निवेदन देते हैं, पहले उनके साथ बात करके ये सारा प्रॉब्लम जो है वो समझाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मैंने अभी मुख्यमंत्री चौहान की मैंने अभी भेंट ली थी, मिला था मैं उनको। उनको मैंने सामने रखा कि ये जब मैंने पहले आंदोलन किया था, जब उनको बताया था, तो पहले आंदोलन किया तो 65 टोल नाके बंद कर दिए महाराष्ट्र में। उसके बाद 2 और बंद कर दिए गए उस आंदोलन के बाद। अभी जब मैं गया था उनके पास, तो मैंने उनको एक 22 टोल के नाके जो है उनकी एक लिस्ट दे दी। मैंने कहा कि ये जो टोल नाके हैं, जिसकी कीमत है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, और वहां पे जो टोल नाके बिठाए हैं, उनको वो वसूल करने के लिए टाइम दिया है 22 साल, 23 साल, 25 साल। तो मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है? जो चीज अगर 1-1.5 साल में खत्म हो सकती है, उसके लिए 22 साल, 25 साल देने की क्या जरूरत है? सब प्रेस के लोग मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के पहले मैं बंद कर दूंगा। ओके, आचार संहिता लग गई, बंद नहीं हुए। मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल के खिलाफ, यानी टोल में जो पैसा जमा हो रहा है, और या तो रोड टैक्सेस आप जो ले रहे हो, ये सारा पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि हमें रोड अच्छे नहीं मिल रहे। राज जी, आपने मुद्दा अच्छा उठाया है, लेकिन आप हिंसा पर क्यों उतर आते हैं? आप अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनको क्यों प्रोत्साहित करते हैं कि हिंसा पर उतर आओ, टोल टैक्स, टोल मत देना, तो टोल जो नाके हैं वहां तोड़फोड़ करो? राजदीप, मैंने शुरू में कहा था, मेरा जवाब लंबा है, बीच में मत बोलो। नहीं, मैं आपको, इसलिए मुझे पूरा, आपने जो मुद्दा उठाया वो सही है, लेकिन जो जिस तरह से आप उठाते हैं,
मैं जवाब दूं या ना दूं? आप ठोकशाही पर उतर एक मिनट, मैं जवाब दूं या ना दूं? दीजिए, बीच में मत बोलना। दीजिए। अभी जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आचार संहिता के पहले मैं टोल नाके बंद कर दूंगा, नहीं की। बराबर है, इलेक्शन लग गए। अभी मुझे बताओ इसके आगे क्या करना है? एक। दो, अभी जब मैंने रास्ता रोको किया था महाराष्ट्र में, ओके, जब मैंने अनाउंस किया था, जब वो मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद मैं जब घर आया तो किसी ने मुझे बताया कि मैसेज आया मुझे मोबाइल पे कि 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स है। मैं बोला अभी क्या करें? तो फिर मैंने वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मेरे पार्टी के सारे लोगों को बताया कि शहरों में कुछ मत करना, ओके, जो भी करना है हाईवे पे करना, और जब हाईवे पे करोगे तो वहां पे तोड़फोड़ मत करना और कुछ भी मत वहां पे करना, शांति से करना। शांति से किया तो आपके सारे चैनल के लोगों ने या मीडिया के सारे लोगों ने आंदोलन फंस गया। एक मिनट, जो मेरे पास है पूरे रिकॉर्ड है इसके, मनसे के एक्टिविस्ट ने तोड़फोड़ भी की है। कहां? आपने टोल टैक्स के आंदोलन में टोल नाके पर तोड़फोड़ नहीं हुई? मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले का, जब उनको पहले निवेदन दिया था, ये पहले का आंदोलन जो भी है, किसने आपको अधिकार दिया है कानून अपने हाथ में लेने के लिए? बिल्कुल, अगर नहीं समझता जो सही बात है, आप महाराष्ट्र की जनता को जाके पूछो कि राज ठाकरे जो कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं। पर हर चीज पे ये जो एटीट्यूड है कि मैं अगर नहीं समझता तो क्या करे? कानून अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल। अगर उत्तर भारतीय विद्यार्थी आते हैं रेलवे के एग्जाम के लिए, आप उनको मारते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या देश है? अरे काय का देश है भाई? कोई बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पे। महाराष्ट्र में लोगों को, आज महाराष्ट्र के लड़कों को अगर काम नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है, अगर महाराष्ट्र की अगर नौकरी अगर बाहर के आके लोग लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं महाराष्ट्र हूं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। मुझे पहले मैं महाराष्ट्र हूं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। तुम कोई कहीं भी काम करो, मुझे उससे दिल्ली वाले मुझे कहेंगे। मुझे पहली बात बताओ, आसाम में जब बिहारियों को मारा था, जलाया था, काटा था, तब ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? ये गलत था, वो भी गलत था। तो पूछे क्यों नहीं उनको? हमने जरूर पूछेंगे। कब पूछे? पूछेंगे नहीं, पूछा है मैंने। तो किसको पूछा है? हमने जब भी हिंसा हुई है सवाल पूछे हैं। आज तक जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, आज भी जाके आसाम में ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि बिहारियों को क्यों काटा, बिहारियों को क्यों जलाया, क्यों मारा उनको? एक मिनट, आपको जो गलती वहां होती है तो आप नहीं, बात गलती की नहीं है, आप वापिस वही सवाल पूछते रहते हो। लास्ट 4 साल से यही सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैं आप एक मिनट, आप जाके पहले वहां पे सवाल पूछो। आप वहां सवाल नहीं पूछते हैं, आप जहां पे टीआरपी है वहां पे सवाल पूछते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स है। ये डबल स्टैंडर्ड आपका है सर। मेरा डबल स्टैंडर्ड सुनिए। आपका ही है। नहीं सर, अमिताभ बच्चन आपके दोस्त हैं, आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं, लेकिन जो मामूली जो उत्तर भारत से लड़का आता है अपनी जिंदगी बसाने के लिए मुंबई में, आप उसके खिलाफ आंदोलन करते हो। ऐसे कितना हुआ? एक भी होना गलत है। अरे एक भी होना क्या गलत है? क्योंकि भारत में अगर कोई जो हम लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे पकड़ लीजिए, आज तक वो रेलवे मंत्रालय बिहारियों के हाथ में था, बिहारी मिनिस्टर थे, या तो कभी कभार यूपी के, और किसी के हाथ में आया नहीं। जब ममता बनर्जी के हाथ में जब वो आया, जब ममता बनर्जी को वो ये पता चला ये क्या हो रहा है, उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि आज के बाद किसी भी स्टेट में रेलवे की परीक्षाएं होंगी तो उसी स्थानिक भाषा में होंगी। जो डिसीजन आज तक नहीं हुआ वो ममता बनर्जी ने इमीडिएटली ले लिया। अगर ये पहले हो जाता तो आंदोलन नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो डिसीजन लिया कि हर एक स्टेट में अगर रेलवे की अगर नौकरियां होंगी तो स्थानिक वहां के लोगों को वहां की नौकरियां मिलनी चाहिए। यह डिसीजन उन्होंने दिया। पहले के मिनिस्टरों ने क्यों नहीं दिया? यही हम लोग बात पहले से कर रहे थे, आपने आग भड़काई। यानी आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे? बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने दो, लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। राज ठाकरे जी, यही इसी भाषा की वजह से आपके खिलाफ आज कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता कि इस तरह के क्योंकि मैंने कोई गलत बताया नहीं है। आप लोग ट्रांसलेशन करके गलत बताते हैं लोगों को। आप समाज को बांट रहे हैं। आपको लगता है ऐसे? अगर मेरा मराठी में भाषण अगर आप ठीक से पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा राज ठाकरे सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। आज जब मैं आपको सुनता हूं, मुझे एक तरह से बाल ठाकरे की याद आती है। क्या आपने इसी तरह से बाल ठाकरे को अपना रोल मॉडल बनाया है कि बाल ठाकरे जब करते थे वही उसी तरह की भाषण करते थे? आपने उनको अपना एक रोल मॉडल बनाया है। एक तरह से आप उनको इमिटेट करना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की जो एक तरह से विरासत कैसे है, कि एक ठोकशाही की विरासत, आप उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बात लोकशाही या ठोकशाही की नहीं है, या रोल मॉडल की बात नहीं है। जो मुझे अंदर से लगता है, जिससे मैं कन्विंस होता हूं, वो चीज मैं करता हूं।
ऐसे बहुत सारे मैं टेलीविजन चैनल पे भी मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो जिनको आप आइडल मानते हो और उसी तरह बात करना चाहते हैं। देखिए ऐसी चीजें होती है जो आपका एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव बाहर आता है। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पर्सनालिटी है वो एक ऐसे पर्सनालिटी है जो सबको लगता है साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की भाषा नहीं करते। राज ठाकरे जो है उनकी भाषा और उद्धव ठाकरे की भाषा में एक फर्क है। होगा ना, तो क्या करूं मैं? मेरी भाषा जैसी है वैसे मैं यूज करूंगा। क्या इससे आपको नहीं लगता आपका नुकसान पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के भारत लोग जो निकाल रहे हैं ना आप बार बार, ये कौन से लोग हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। नहीं, मैं खुद का नाम लेता हूं। तो चलो मुझे लगता है कि आज की राजनीति में सभ्यता की जरूरत है। हाँ, तो सभ्य हूं ही मैं। अगर जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कठोर रहता हूं। यही है कि दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल नहीं। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूं, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं ऐसे रहता हूं। क्योंकि सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश करो। मैं इंटिमिडेट नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं सीधा पूछता हूं। मैंने जैसे आपसे कहा, बाल ठाकरे आपके रोल मॉडल रहे हैं, तो बाल ठाकरे की एक विरासत है। उन्होंने शिवसेना एक विरासत रखी। अब ये विरासत जो है वो टूट रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और एक तरफ राज मुझे ठाकरे। लगता है राजदीप, क्या इससे आपको नहीं लगता आज भी कहीं ना कहीं बाल ठाकरे को दुख पहुंच रहा होगा कि वो पार्टी जो उनकी सपनों की पार्टी थी, जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी, आज वो पार्टी बढ़ गई? मुझे लगता है राजदीप, ये सवाल, इसके ऊपर के जवाब मुझे लगता है कि बहुत बार हो चुका है। परिवार नहीं, बहुत बार हो चुका है। मुझे लगता है इसके आगे अगर तुम्हारे मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। इसके आगे अगर कुछ सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा। इसके ऊपर अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं मुझे जवाब देना ही नहीं। मैं दूंगा ही। इस कैंपेन में, लोकसभा कैंपेन में आपने एक स्पीच में उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली टारगेट किया। यहां तक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जब बाला साहेब ठाकरे बीमार थे उनको बराबर खाना नहीं दे रहे थे। क्या यहां तक पर्सनल एनिमोसिटी? मुझे लगता है राजदीप, मुझे लगता है आप मराठी हैं जी। मेरा भाषण अगर आप YouTube पे जाके या कहीं भी आपको मैं सीडी भेज दूंगा जी, वो जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग गलत है। आप पहले मेरा स्पीच सुन लो, मैंने क्या कहा था वो सुन लो। आप मराठी हैं, मुझे लगता है आपको पता चलेगा। आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं आपने एक पर्सनल अटैक किया? बिल्कुल नहीं। ये पूरा जो राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे पर्सनल बन गया है। क्या एक परिवार में इतनी कटुता आ गई है? आप हमारे इतने परिवार में दखल मत दो अभी, क्योंकि ये पार्टी परिवार बन गई है। तो होने दो, वो हम लोग देख लेंगे। एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे नेहरू गांधी परिवार को वंशवाद का इल्जाम देते थे। इसलिए आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आज शिवसेना में वंशवाद शुरू हुआ है। कौन सा वंशवाद? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये तो वंशवाद पार्टी पर। मुझे लगता है कि बाला साहब क्या बोलते थे ना आपको समझ में आया है ना समझ में आएगा। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री पद के बाद ये प्रधानमंत्री, ये दूसरा प्रधानमंत्री, ये तीसरा प्रधानमंत्री, ये इसको वंशवाद उन्होंने कहा था। हमने अभी तक कोई पार्टी या कोई पोस्ट हाथ में ली नहीं है ना। आप भी रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं? वो बात की बात है। नहीं, आप एक ना एक दिन रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं। वो बात की बात है। आज तो रिमोट कंट्रोल हूं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कि ये पार्टी जो है, लोगों को लगता है आज भी मन से हो या शिवसेना, वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। आगे चलो। मैं आगे चलता हूं। आगे मैं ये पूछूंगा कि उसी के ऊपर मत पूछना। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपने परिवार का डिवाइड जो है वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है तुम भी जाओ ना यार एनडीटीवी में वापस। ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा है। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है। अरे फर्क राज ठाकरे, नहीं फर्क क्यों? तो आप क्यों बाहर निकले? पार्टी में तुम बाहर क्यों निकले? हर व्यक्ति की अपनी एम्बिशन होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है। महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे आप? वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था कि अब आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं। कौन जा? तो तुम जाओ।
मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। आगे है कुछ? क्योंकि एक साल आगे पहले- कुछ है एक नहीं साल- नहीं आगे, एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बस हो गया। नहीं नहीं बस हो गया अभी, नहीं राजदीप बस हो गया अभी। मैं आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके, यहाँ लास्ट ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक लेंगे। आपने हिंदी में इस बार इंटरव्यू दिया, ये भी बात अच्छी है। नहीं, हाँ। एक लास्ट ब्रेक लेंगे हाँ। और मैं इस सवाल से दूर हटकर आखिरी ब्रेक लेंगे। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। मैं डुबाता हूं सामने वालों को। अच्छा चलिए, आप डुबाते हैं सामने वाले को। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हमारे साथ है एमएनएस के नेता राज ठाकरे। राज ठाकरे जी, इस बार मैं लोग नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो आलोचक हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है फुल टाइम ड्रामेबाज है, नौटंकी नंबर 1 है, नौटंकी करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को गंभीरता से नहीं लेते, और पॉलिटिक्स जो है आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं आप एक तरह से राज ठाकरे ड्रामाबाज है? जिनको जिस नजरिए से देखना है, मैं उनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकता, जिनके कान में बंद नहीं कर सकता। जिनको देखना है जो देखे। मुझे लगता है लोग मुझे जिस तरह से देख रहे हैं, लोग आपने लोग हाँ, क्योंकि मुझे वोट करते मैंने हैं। आलोचक कहा, नहीं, आपने लोग क्योंकि कहा। मुझे वोट करते हैं जी वो उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। आपको कौन मिलता है मुझे नहीं मालूम। जी जो लोग वोट करते हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं वोट, जी। मुझे लगता है कि उनको अगर ये सारी चीजें नहीं लगती तो कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर क्या होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है बड़े शौकीन आदमी है। आप पिक्चर देखना चाहते हैं, आप कार्टूनिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, कभी कभी पेज 3 पार्टीज में दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं जाता वहां पे। हाँ, वहां पे नहीं जाता आप पेज 3 पार्टीज में कभी नहीं जाते? पहले एक 10-12 साल पहले वो आप ही के वो क्या होता था, वो कौन प्रदीप गुहा बुलाता था, बॉम्बे टाइम्स की पार्टी होती थी। आप आजकल इस तरह के पार्टीज में नहीं जाते, क्योंकि एक छवि बन गई है। नहीं, आप एक अपना पाइप, सिगरेट्स, एक ड्रिंक, पाइप बीप नहीं। ड्रिंक, यू लाइक द गुड लाइफ। राज ठाकरे अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहते तो हैं। गलत क्या है? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो गलत क्या है उसमें? कुछ कहते हैं यू हैव बिकम अ बिजनेसमैन। राज ठाकरे मैं पॉलिटिशियन चाहता कम हूं- बिजनेसमैन ज्यादा बन गए। नहीं, ये तो आप मैं राज ठाकरे। हाँ, राज ठाकरे नहीं, मैं राज ठाकरे हूँ। आप नितिन गडकरी के सवाल मेरे को पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूं मैं जैसा हूं वैसे वही जिंदगी लोगों को भी मिले, उनको भी अच्छी लाइफ मिले। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे अच्छी लाइफ मिले, मैं अच्छी तरह से मैं जिंदा रहूं, काम करूं। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते क्या? नहीं, आप नहीं मानते कि एक तरह से आपके आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी से अब कम जुड़ी हुई है और खास आदमी पार्टी से, और आपकी जिंदगी जो है बड़ी खास आदमी की जिंदगी बन गई है, पैसे बहुत आ गए हैं। आपको दिल्ली में बैठ के ये सारी चीजें लगती है। अभी मुझे आप ये आलोचक आपके कहते हैं। करेक्ट है ना? ये मुझे आप दिल्ली में बैठ के ये सारी चीजें मत कहो, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली में लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली में क्या लोग बोलते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। जिनके सर्कल में आप घूमते रहते हैं ना वहां पे, वो क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आपकी राजनीति अब क्या रहेगी? आपकी राजनीति अब क्या रहेगी? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 4-5 महीने में, वहां भी आप क्या अकेला लड़ेंगे या वहां आप बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस है, उसके पहले आप एक इंटरव्यू मेरा शायद लेंगे जी, तब मैं इन सारी चीजों का जवाब दूंगा। नहीं, आप दोनों देखिए, आपका भविष्य, आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? आपके कोई ना कोई तो गोल्स होंगे, टारगेटिंग होगी, क्या करना चाहते हैं? मुझे महाराष्ट्र ठीक तरह से करना है, जो आज नहीं है। तो आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है वो आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं? आप गुजरात मॉडल महाराष्ट्र में ले आना चाहते हैं? नहीं, गुजरात मॉडल नहीं, बाकी देश जो आगे निकल गए हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। क्योंकि आप बड़े इंप्रेस हुए हैं गुजरात से। मैं पूरे देश में, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है, बहुत सारी चीजों से मैं इंप्रेस होता हूं। वो चीज मैं महाराष्ट्र में लाना चाहता हूं कहीं। लेकिन राज ठाकरे, क्या आपको लगता है कि एक
आप एक लेवल पर अब आ गए हैं जिसके आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगे। आपको एक तरह से अपनी छवि रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, अपनी राजनीति रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो राज ठाकरे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आलोचक 2 साल बाद भी वही कहेंगे कि राज ठाकरे जो है नौटंकी है। राजदीप, अपने आप को खुद को देख के सामने वालों को आप मत सोचा करो। नहीं, तुम्हें जो सैचुरेशन पॉइंट आया है ना आज, नहीं आपको एक सैचुरेशन नहीं, मुझे नहीं आया, आप तुम्हें जो आया है ना आज नहीं, मैं मुझे तो वही का वही हूं। अरे नहीं, आज जो नहीं है। दिल्ली में जो सारे जो न्यूज के लोग जो है ना, ये चैनल के लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट आया है, राजदीप अभी छोड़ देगा, राजदीप को ये नहीं करना है, राजदीप के तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं तुम्हें मालूम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली। मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूं, आप पब्लिक लाइफ में हैं। तो तुम मैं पब्लिक लाइफ में नहीं हूं, आप पब्लिक लाइफ में। क्यों पब्लिक लाइफ में? तो ये पब्लिक को ही दिखाते हो ना चैनल, आप मुझे बताइए। पब्लिक को ही दिखाते हो ना, या घर में बैठ के देखते हो? आप बताइए, आपके लिए राजनीति मिशन है या कमीशन है? मिशन, ऑफ कोर्स। पैसे बनाने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। श्योर? 100%। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक जोक सुनाई कि अब राज ठाकरे के लिए इस चुनाव में केवल इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आउटगोइंग नहीं। वो केवल चाहते हैं जो पार्टी या जो कैंडिडेट उनको एक तरह से जिनके साथ वो डील करेंगे वो डील करेंगे, वहां एक कैंडिडेट को बिठा देंगे या किसी कैंडिडेट को रखेंगे, वोट कटवा की राजनीति करेंगे। मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है जी, इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने तो कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं होता। ओबामा के साथ भी नहीं। ये आखिर में मुझे बताइए, आपको किस दिशा में आप अब अपनी, मैं बार बार आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है। एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। असली राज ठाकरे कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूं, और जैसा हूं वैसा हूं। ये जैसा हूं वैसा हूं। आप कौन सी नजर से देखेंगे उसको? ये जेकल एंड हाइड नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? दो राज ठाकरे कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप भी घर में, आप भी जब ये सारी चीजें करते हो तो कभी आप भी भड़कते हो, कभी आप शांत रहते हो। इसका मतलब क्या है? दो राजदीप सरदेसाई है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी एक राजनीति में एक छवि है और एक प्राइवेट लाइफ है नहीं, जो बिल्कुल अलग है। मैं वैसे के वैसा हूं। जिनके कई मित्र उत्तर भारत से है, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं उनका नाम लेता हूं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेता हूं, यानी जो पब्लिकली उनका नाम लेता हूं। यानी जो दिखता है, जो सुनता है, वही राज ठाकरे है। कोई दो राज ठाकरे नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल है, और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और समझ लीजिए मनसे के 1 या 2 एमपीज बनते हैं, क्या आप उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे। सरकार में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बाहर से समर्थन देंगे? बिल्कुल। जो महाराष्ट्र की जरूरतें हैं, जो मैं मेरे स्पीच में बोलता हूं, उनसे वो सारी चीजें मैं डिमांड करूंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि पहले 5 साल अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले 5 साल वो पूरे देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। उस प्रदेशों का गुजरात बनाए ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। मैं आखिर में एक हैप्पी एंडिंग का सवाल पूछ रहा हूं। क्या कभी आप और उद्धव ठाकरे के बीच में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है? आपने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आप एक और इंटरव्यू देंगे, क्या उस इंटरव्यू के पहले कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है? क्या ये मैं फॉरगॉटन चैप्टर समझ लूं? तो हैप्पी तो एंडिंग क्या होती है? हैप्पी शुरुआत बोलो ना। हैप्पी शुरुआत हो सकती है। देखेंगे, हो भी सकता है। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप आज आखिर में कह रहे हैं कि हो सकता है एक ना एक दिन। अरे बात करने में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता तो है। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? उद्धव ठाकरे के साथ आज बातचीत के लिए तैयार हैं?
क्या चाहिए कि आपको ये क्या है ये? मैं चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं। आप मुझे न्यूज पॉइंट दे रहे हैं कि आप उद्धव ठाकरे से बातचीत के लिए तैयार अरे हैं। हमारा कोई पारिवारिक थोड़ी मतभेद है। पारिवारिक ही है। नहीं ना, आपको लगता है पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक मतभेद थोड़ी है। चलिए देखते हैं ये शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, मनसे परिवार कहां जाता है अगले 4-5 महीनों में। अब मैं आगे आ रहा हूं आपसे थैंक यू बोलने के लिए। राज ठाकरे, थैंक यू वेरी मच।